मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू IB टेक्निकल क्लासेज and in this video I am discuss about these two topics in utilization of electrical energy, that is heating, welding and elevator and economic aspects. So let's start what it is. So सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग में सॉल्ट बाथ फर्नेस के बारे में, फिर ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉल्ट बाथ फर्नेस क्या होता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करके हम लोग टेम्परिंग भी कर सकते हैं, हार्डनिंग भी कर सकते हैं। हार्डनिंग टेम्परिंग का मतलब किसी भी मटेरियल को उसके स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स उसको मोल्ड करना या फिर उसको दूसरे फॉर्म में अगर बनाया जाए तो उस प्रकार से के हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग में कर सकते हैं। तो सॉल्ट बाथ फर्नेस में क्या होता है कि इस प्रकार का एक बाथ लेते हैं जिसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप्ट कर देते हैं और इसमें हम लोग NaCl का घोल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का घोल लेते हैं और जिस मटेरियल को हमको हीट करना है उसको इसमें हम डिप्ट कर देते हैं, इसमें डुबा देते हैं। जैसे में कोई भी मटेरियल हो, जैसे में स्टील हो या फिर आयरन हो, उसको अगर हीट करना है, उसको अगर टेम्परिंग, इसमें जनरली ये याद रखना है कि इसको यूज किया जाता है टेम्परिंग के लिए, टेम्परिंग या फिर हार्डनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ये दोनों यूज के लिए हम लोग सॉल्ट बाथ फर्नेस का यूज करते हैं। तो सॉल्ट बाथ फर्नेस में होता क्या है कि दो इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसमें NaCl का घोल रखते हैं। तो ये NaCl क्या होता है कि जैसे ही इससे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो NaCl का जो ये पाउडर है ये तुरंत जो टेम्परेचर पे हमको चाहिए वो तुरंत पहुंच जाता है। दैट मीन्स इट्स अचीव मेन टेम्परेचर, दैट मीन्स ओरिजिनल टेम्परेचर। ओरिजिनल टेम्परेचर कहने का मतलब कौन सा ओरिजिनल, जिसमें हमको हार्डनिंग करना है या जिसपे हमको टेम्परिंग करना है। इस प्रकार से हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये NaCl ये एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने में सहायता करता है। इसीलिए NaCl का यहाँ पे जनरली घोल लिया जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर लगभग यूज किया जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ये NaCl का तो घोल लिए हैं, इसमें हम डिप्ट करके उसको हम हार्डनिंग भी कर सकते हैं, उसको पिघला भी सकते हैं, इसको अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जनरली AC सप्लाई लेते हैं, DC सप्लाई यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर DC सप्लाई यहाँ पे यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, NaCl दोनों अलग अलग टूट जाएगा, Na+Cl-, जिसके कारण यहाँ पे उतना ज्यादा इफेक्टिव टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता। अब यहाँ पे जो AC सप्लाई यूज किए हैं तो इस केस में हमको टेम्परेचर को बढ़ाना है। तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा कैसे? तो यहाँ पे डायरेक्ट हीटिंग के थ्रू, डायरेक्ट हीटिंग यहाँ तो हो ही रहा, तो डायरेक्ट हीटिंग के थ्रू टेम्परेचर बढ़ रहा वो I² के थ्रू। मतलब कि जितना ज्यादा इसमें करंट को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मेरा I² लॉस होगा, उतना ज्यादा मेरा हीट उत्पन्न होगा। तो जनरली हम लोग हीट इतना उत्पन्न करते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ही पार्ट है सॉल्ट बाथ फर्नेस। तो यहाँ पे जो करंट रखा जाता है ये लगभग 3000 एम्पियर या फिर 1000 से 3000 एम्पियर रखा जाता है और 20 वोल्ट रखा जाता है वोल्टेज। इसको हम ट्रांसफार्मर के थ्रू, ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको अचीव करते हैं। ये आपका हो गया सॉल्ट बाथ फर्नेस। इसका यूज हम लोग जनरली स्टील हो गया, आयरन हो गया, उसका टेम्परिंग या फिर हार्डनिंग करने में इसका यूज करते हैं। टेम्परिंग और हार्डनिंग क्या हो गया कि कोई भी मटेरियल को प्लास्टिक स्टेट में बदलना ही टेम्परिंग है, हार्डनिंग भी उसी तरह से। अब यहाँ पे डायरेक्ट आर्क हीटिंग क्या है कि आर्क किस तरह से प्रोड्यूस होता है और उसी आर्क को हम लोग हीट करने में किसी चीज का यूज करेंगे, दैट इज डायरेक्ट आर्क हीटिंग। जैसे में अगर इस प्रकार के कोई मटेरियल है और यहाँ पे क्रैक हो गया या फिर यहाँ पे इसको हमको हीट करना है, तो यहाँ अगर आर्क फ्लो करवा देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, जिसके कारण हम आर्क मतलब हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे हो गया। लेकिन हमको और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग एक प्रकार का हम लोग बाथ लेते हैं इस प्रकार से, और इसमें हम लोग बहुत सा मटेरियल, जिस मटेरियल को हमको हीट करना है, मेल्ट करना है, उसको यहाँ पे रख देते हैं।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट आर्क हीटिंग में ये दो को इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे हम लोग हाई वोल्टेज नहीं, लो वोल्टेज और हाई करंट यहाँ पे देते हैं। इस केस में सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आर्क हमको प्रोड्यूस करवाना, तो आर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, तो सबसे पहले इन दोनों को इसमें डिप्ड कर दिया जाता है, मतलब कि इसको अंदर रख दिया जाता है, ये मटेरियल इसके ऊपर रहेगा। अब जैसे ही करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जैसे ही इसको हम ऊपर करेंगे तो ऊपर करने के दौरान क्या होगा, करंट सोचेगा कि हम हमेशा फ्लो होते रहे, ऑलवेज फ्लो। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे ही इसको ऊपर करेंगे तो इन दोनों के बीच यहाँ पे आर्क बनेगा। अब ये जो आर्क बनेगा, यही आर्क आपका जो भी मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है उसको मेल्ट करने में यूज होगा, मतलब कि यहाँ पे हीट जनरेट होगा, इसके थ्रू हम मेल्ट कर सकते हैं। ये आपका हो गया डायरेक्ट आर्क हीटिंग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग। डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है कि जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी में सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है, यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग ना रह करके क्या रखेंगे, ये आपका हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे सप्लाई देंगे, और यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग ना रह करके यहाँ पे हम लोग ये चार्ज रखते हैं। ये सब यहाँ पे क्या रहेगा, ये चार्ज रहेगा, और ये वाला आपका क्या है, ये हर्थ है। हर्थ मतलब कि जो भी आपका रखने वाला है, जो भी रखने वाला सामान है उसी को यहाँ पे हर्थ कहा गया। यहाँ पे कुछ भी चीज मतलब रखने वाला, तो ये चारों तरफ से सराउंडिंग रहेगा, इस कोर के चारों ओर रहेगा, ये इस प्रकार का। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा ये कोर के थ्रू जाएगा, और कोर के चारों ओर ये रखा हुआ है, तो ये फ्लक्स इसमें लिंक करेगा। इसमें लिंक करने के कारण डी फाई चेंज इन फ्लक्स होगा, इसके कारण करंट आएगा, और इस करंट के कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस मतलब फ्लक्स के कारण ईएमएफ आएगा, जिसके कारण यहाँ पे करंट आएगा। ईएमएफ के कारण यहाँ पे क्या आएगा, करंट उत्पन्न होगा। अब ये करंट इतना ज्यादा होगा जिसके कारण यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एक प्रकार के एक टर्न बनाएगा चारों तरफ। जैसे में ये एक कोर है और इसके चारों तरफ अगर मटेरियल रख दिया जाए तो ये एक नंबर ऑफ टर्न इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न अगर 1 है तो यहाँ पे जो करंट होगा हम लोग जानते हैं I1 N1 N2 बराबर N2 I2, इस प्रकार से। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे जो I2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, N1 इंटू I1 डिवाइडेड अपॉन N2 हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ टर्न नीचे ज्यादा रहे कम रहेगा उतना करंट ज्यादा रहेगा, तो इसके कारण करंट ज्यादा हो जाता है, हीट उत्पन्न होने लगता है। इससे भी हम लोग हार्डनिंग, टेम्परिंग ये सब करते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के द्वारा हम लोग किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट किया जाता है। जैसे में ये सब जो पढ़ रहे थे ये सब हम लोग जैसे में मेटल हो गया उसको हम लोग हीट करते थे, लेकिन जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को भी हम लोग हीट कर सकते हैं। जैसे में वुड, प्लास्टिक, ये सब डिफरेंट मिक्का हो गया, ये सब इसको हीट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ये प्लेट रहता है, ये प्लेट किसका रहेगा, मेटल का, और इसमें यहाँ पे बीच में हम लोग सप्लाई देंगे, और यहाँ पे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो भी रखना है उसको रख देंगे। इस केस में जो लॉस होगा इसी लॉस के कारण यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, कैसे हीट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल रखा जाएगा वो परफेक्टली कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। कैपेसिटर क्या होता है, दो गो जो मेटल प्लेट है दोनों के बीच जो डाई इलेक्ट्रिक यहाँ पे रहेगा वही कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये परफेक्टली कैपेसिटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। परफेक्टली कैपेसिटर किसको कहेंगे, दोनों के बीच रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, तो ये परफेक्टली कैपेसिटर। अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं है तो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर परफेक्टली कैपेसिटर रहेगा तो इस तरफ से हम सर्किट बनाएंगे, लेकिन परफेक्टली तो रहेगा नहीं, मतलब कि आइडियल रहेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग पैरेलल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, निकालना है कितना इसमें लॉस हो रहा वो निकालना है। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ये C है और ये R है, मतलब कि RC एक तरह से कह सकते हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है IC, इसमें करंट फ्लो हो रहा है IR।
अब इसका फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं तो किस प्रकार होगा, ये वाला आपका हो जाएगा IC, ये वाला हो जाएगा IR, वोल्टेज यहाँ पे रहेगा तो इसके फेज में, और ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री लीड। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि कितना लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला आपको वोल्टेज रखते हैं और ये वाला आपका है, ये वाला IR बहुत ही छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि आइडियल केस में ये इनफाइनाइट के बराबर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल है तो इनफाइनाइट से थोड़ा कम होगा, लेकिन मतलब कि बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए IR का वैल्यू बहुत ही कम होगा। तो अगर इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया IRC, ये वाला टोटल आपका करंट हो गया IRC। तो अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक लॉस देगा, कितना लॉस हो रहा वो ये डेल एंगल देगा, और ये वाला जो फाई है इससे हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहां से हम अगर tan डेल निकाले तो tan डेल कितना हो जाएगा, tan डेल कितना हो जाएगा, इतना बटा P/B, और व्हाट इज द परपेंडिकुलर IR यहाँ पे हो गया और IC यहाँ पे बेस हो गया। अब यहां से हम कर सकते हैं IC इंटू tan डेल इक्वल टू IR। IC किसके बराबर है, V/XC, वोल्टेज भी यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, इसका जो रिएक्टेंस है XC है तो V/XC IC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे V/XC ये हो गया इंटू tan डेल, और ये हो गया V/R हो गया IR। अब यहाँ पे अगर हमको निकालना है क्या कि कितना लॉस हो रहा है जिसके कारण हीट उत्पन्न करना, तो लॉस क्या होगा, जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसी में लॉस होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो लॉस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉस निकालने के लिए V² जानते हैं, तो V² यहाँ पे अगर करेंगे, V² कहने का मतलब V से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे V से यहाँ, तो ये वाला आपका क्या हो गया V²/R, यही आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक लॉस के बराबर। और ये डाइलेक्ट्रिक लॉस किसके बराबर होगा, V² इंटू XC इक्वल टू क्या होता है, XC इक्वल टू 1/ωc, और 1/ωc मतलब 2πfc, तो 1/XC है तो यहाँ पे 2πf इंटू C लिख सकते हैं, और इंटू यहाँ पे tan डेल है तो tan डेल, और यहाँ पे आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक लॉस DL। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो प्रोपोर्शन रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी का रहेगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेल जो है उसका वैल्यू बहुत ही छोटा रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं IR का वैल्यू बहुत ही स्मॉल रहेगा, ये वाला IR जो है R का वैल्यू ज्यादा रहेगा, IR बहुत ही छोटा रहेगा। जितना R का वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना ये वाला इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा, तो डेल का वैल्यू घटता जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये आया है, तो ये आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक लॉस। इसके बाद देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपका क्या हो गया, व्हाट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस सबसे पहले जो वेल्डिंग होता है वो दो प्रकार के, एक होता है प्रेशर, एक होता है नॉन प्रेशर। प्रेशर में हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर में हम लोग वेल्डिंग मतलब क्या, दो गो मटेरियल को सटाना, मतलब कि चिपकाना, ज्वाइंट करना, परमानेंटली ज्वाइंट अगर हमको चाहिए तो वो वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक के द्वारा हम लोग वेल्डिंग कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले उसको अगर मेल्ट किया जाए और सटा दिया जाए, मतलब कि उसको ज्वाइंट कर दिया जाए, तो उसके द्वारा हम ज्वाइंट कर सकते हैं, वेल्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग मतलब रेजिस्टेंस के द्वारा हम लोग हीट उत्पन्न करेंगे, उसके द्वारा हम लोग दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो जैसे में ये दो गो वर्क पीस है, ये वर्क पीस है और ये वर्क पीस है, और दोनों को यहाँ पे परमानेंटली अगर ज्वाइंट करना है तो क्या करेंगे, इस केस में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रोड सपोर्टिंग यहाँ पे प्रोवाइड रहेगा, उसी प्रकार यहाँ भी इलेक्ट्रोड रहेगा और ये इलेक्ट्रोड सपोर्टिंग प्रोवाइड रहेगा। इस केस में यहाँ पे जैसे ही यहाँ करंट यहाँ से देंगे, जैसे ही यहाँ करंट देंगे तो करंट देने के कारण इसका कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, इन दोनों के बीच के कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे कांटेक्ट रहेगा वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस रहने के कारण हीट डेवलप होगा, रेजिस्टेंस रहने के कारण हीट डेवलप होगा। मान ले रहे हैं कि इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, यहाँ के बीच R3 है। तो हमको ज्वाइंट कहाँ करना है, जहां पे दोनों टच है, यहाँ पे हमको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ यही इसी पोजीशन पे हमको ज्यादा हीट चाहिए, तो ज्यादा हीट कब रहेगा, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रहेगा। इसीलिए यहाँ पे एक्सटर्नली हम पाउडर यहाँ पे रख देते हैं, हाई रेजिस्टिव पाउडर, जिसके द्वारा यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट तो सेम ही रहेगा पूरा सर्किट में, तो I²R यहाँ पे ज्यादा होगा, जिसके कारण ये पोजीशन आपका प्लास्टिक स्टेट बन जाएगा, प्लास्टिक
स्टेट। और प्लास्टिक स्टेट जैसे ही बनेगा, प्लास्टिक मतलब पिघल जाना, प्लास्टिक स्टेट जैसे ही बनेगा तो दोनों के द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा ये आपका दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा 3 जगह, जो दोनों सटा हुआ है, और एक ये जो वर्कपीस है इसमें, और ये यहाँ पे। इसमें जो वोल्टेज और करंट का वैल्यू होगा, करंट का वैल्यू तो लगभग कितना होगा 100 एम्पियर, वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा लगभग 15 से 20 वोल्ट इतना के बराबर। अगर डीसी का बात करें तो डीसी में 30 से 35 वोल्ट रहेगा, लेकिन एसी का अगर बात करें तो 55 वोल्ट लगभग रहता है। ये इतना वोल्ट जनरली यूज किया जाता है डीसी के केस में। इस प्रकार से आपका हो गया रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और